एडीपी एग्जाम क्रैकर। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे मैं जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन 2021 की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। और इससे पहले मैं कई कंट्रीज के ऊपर वीडियोस ला चुका हूँ, क्योंकि जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में मेजरली जो है कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चंस और फॉरेन कंट्रीज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, जो बीए फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें। सो कई कंट्रीज के ऊपर मैं वीडियो ला चुका हूँ। इससे पहले मैं यूनाइटेड नेशन, इस वीडियो को बताने से पहले मैंने यूनाइटेड नेशन के ऊपर वीडियो लेके आया था। अगर आपने उस अब तक नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, मैं प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दूंगा। जवाहर नेहरू एंट्रेंस एग्जाम करके प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, उस पे मैंने कई कंट्रीज के ऊपर जनरल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम में, वो सब बताए हुए हैं। और और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं जेएनयू एंट्रेंस बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए सभी कंट्रीज और सभी मतलब कोर्स को कंप्लीट करा रहा हूँ। और जो इसका पीडीएफ है वो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि मैं इंस्टाग्राम इस चैनल का इंस्टाग्राम है एडीपी एग्जाम क्रैकर 01 करके नाम है, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, उस सोशल मीडिया हैंडल को, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वहां आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पिछला जो वीडियो था यूनाइटेड नेशन के ऊपर, उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, 3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ मेजरली, जो इम्पोर्टेंट हैं। और अगर अभी तक आपने यूनाइटेड नेशन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आई बटन पे भी है, वहां से जाके आप पहले सब वीडियोस देख लीजिए जो इसके पहले है, उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन, मैंने आपको बताया था, जिसकी जो यूनाइटेड नेशन है वो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद उसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये सब मैंने कई चीजें बताई हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन है हेडक्वार्टर। जैसे कि आपको मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, सो उसमें एक जनरल असेंबली भी है। सो पहला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सेकंड क्वेश्चन है एट दैट हाउ मेनी कंट्री इन्वॉल्व्ड इन यूनाइटेड नेशन। इस समय जो है कितनी कंट्रीज, प्रेजेंट टाइम में कितनी कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई हैं, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ। मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन की जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, कई पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो उसका फुल फॉर्म उसमें एक डब्ल्यूटीओ भी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन की पार्टनर है, तो उसी डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है। सो इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में हमें मुझे जरूर दीजिएगा। पिछली वीडियोस पे बहुत ही कम व्यूज आए हैं, सो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इनको जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके कमेंट भी किया कीजिए। और जो क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं वो इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके मुझे वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज जो है अपना टॉपिक है वो है यूरोपियन यूनियन। मैंने कल के टॉपिक में ही, पिछले वीडियो में ही बताया था कि यूनाइटेड नेशन के बाद यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो 27 नेशन को मिलाकर बनाया गया है। इसको बनाने के लिए कई ट्रीटीज, मतलब कई समझौते हुए, कई जगह समझौते हुए, कई देशों ने मिलकर समझौता किया। सो उस जेएनयू के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रीटीज कहाँ हुई, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, कौन से ईयर में हुई, और कौन सी कम्युनिकेशन कौन सी जो मतलब यूरोपियन यूनियन की कौन सी ब्रांच उस समय में इस्टेब्लिश हुई, उस ईयर में इस्टेब्लिश हुई। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसी तरह यूरोपियन यूनियन में 7 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का ये मैंने मैप बताया यूरोपियन यूनियन के, जिसमें ये जो ब्लू कलर के जो दिखा रहा है, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो है ब्लू कलर का, ये जो है मेंबर स्टेट है यूरोपियन यूनियन के। और जो ये येलो के हैं, चाहे ऑरेंज, डार्क येलो ऑरेंज,
यह जो है वो 2004 मई 2004 में रिसेंट मेंबर अभी 2004 में बने हैं यूरोपियन यूनियन के, सॉरी यूरोपियन यूनियन के ये मेंबर बने हैं। और ये जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये आप मैप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो है मेंबर इन यूरोपियन यूनियन 27 नेशन, जो यूरोपियन यूनियन में है वो 27 नेशन, 27 देश मिलकर यूरोपियन यूनियन को बनाते हैं। फिर मैंने आपको बताया दूसरा पॉइंट की इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ट्रीटीज हुई, कई समझौते हुए, तब यूरोपियन यूनियन की मतलब यूरोपियन यूनियन स्टेब्लिश हुआ। सो वो ट्रीटीज कौन कौन सी हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, ट्रीटी ऑफ पेरिस, पहली ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस। वह जो है उस समय वह 1951 में हुई, और उस समय जो है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बैठी, मतलब स्टैब्लिश हुई, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी स्टैब्लिश हुई। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो 1951 में हुई, उस समय जो नेशन इन्वॉल्व थे, जो इसमें मिले हुए थे, वो थे बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एंड वेस्ट जर्मनी। यहाँ पे लग्जमबर्ग की स्पेलिंग गलत है, आप सही कर लीजिएगा इसको, लग्जमबर्ग की स्पेलिंग गलत है। तो उसमें कौन कौन सी नेशंस इन्वॉल्व थे? बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एंड वेस्ट जर्मनी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस हो गया। फिर आते हैं हम अगली ट्रीटी के ऊपर। इसमें देखिए जो इन्वॉल्व नेशन है उसमें फ्रांस और वेस्ट जर्मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके जेएनयू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इस वजह से इसको याद करना, ट्रीटी ऑफ पेरिस को, इसकी डेट को याद करना, कौन से नेशन इन्वॉल्व थे, इसको भी देखना बहुत जरूरी रहता है। अगली ट्रीटी है हमारी, अगली ट्रीटी है ट्रीटी ऑफ रोम। रोम में ट्रीटी हुई, ट्रीटी मतलब होता है समझौता। तो ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में हुई, और वो उस समय क्या हुआ, यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी की स्थापना हुई, ठीक है। वो 1957 में हुई ट्रीटी ऑफ रोम, उस समय यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी की स्थापना हुई। तो ये जो ब्रांचेज हैं, जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन में 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह यहाँ पे 7 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको मिला कि यूरोपियन यूनियन जो है कई नेशंस पे, 27 नेशंस पे अपनी देख रेख करती। उसमें से भी ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी, यह ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन 6 प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी होती हैं। सो ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में हुआ, और वो यूरोपियन इकोनॉमिक्स कम्युनिटी उस समय स्टैब्लिश हुई। फिर आते हैं हमारी अगली ट्रीटी। देख लीजिएगा, ट्रीटी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वजह से क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है उसकी जो स्थापना हुई है वो ट्रीटी के ऊपर ही हुई है, मतलब समझौते से ही उसकी स्थापना हो गई। कई बार समझौते हुए और उसके बाद यूरोपियन यूनियन की स्थापना हो गई कि अब जो है उथल पुथल नहीं होगी, देशों में बढ़िया से रहेंगे, इस वजह से यूरोपियन यूनियन की स्थापना होगी। यूनाइटेड नेशन में भी आपने पढ़ा कि क्यों हुई, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद उसकी स्थापना की गई ताकि फिर से वर्ल्ड वार ना हो, चाहे फिर से कोई देश आपस में लड़ ना जाए, उसमें समझौता की कराया जाए, अगर देश कोई लड़ता है तो समझौता कराया जाए। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन की भी स्थापना हुई। फिर अगली ट्रीटी है हमारी मैस्ट्रिच ट्रीटी। क्या है? मैस्ट्रिच ट्रीटी। ट्रीटी इसमें क्या है, इसमें जो है यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन सिटीजनशिप, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन सिटीजनशिप की स्थापना हुई 1993 में, यह ट्रीटी हुई थी। और इस समय यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई, और यूरोपियन सिटीजनशिप मतलब यूरोप के जितने देश हैं उसमें जो लोग रहते हैं उनको एक सिटीजनशिप दी जाएगी, जिसको कहा जाएगा यूरोपियन सिटीजनशिप। ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 1993 में। कौन सी ट्रीटी में? मैस्ट्रिच ट्रीटी में। फिर अगली ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ लिस्बन। ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुई क्योंकि इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल बेस यूरोपियन यूनियन हो गया, पूरा जो यूरोपियन यूनियन है एक संविधान पे चलने लगा। सो इस ट्रीटी में, लिस्बन की जो ट्रीटी हुई उसमें 2009 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुई थी। इसमें जो है यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। ये हो गया अगली ट्रीटी। और एक मेजर इंपॉर्टेंट ट्रीटी आ जाती है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडेम। ये जो थी, ये ऑर्गेनाइजेशंस
ये जो ऊपर से ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ रोम, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ लिस्बन, ये जो थी इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुई, किसी में कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया यूरोपियन यूनियन पे। लेकिन ये जो ट्रीटी है इसमें ये काम किया गया कि ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडेम में क्या हुआ, जो नीदरलैंड में है, 1997 में ये ट्रीटी हुई थी। और इसमें क्या किया गया, इसमें यह डिस्कस किया गया ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडेम में कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, जैसे कि किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, यह डिस्कस जो हुआ वह हुआ था ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडेम में। ठीक है, और यह 1997 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे मैंने ये आपको एक इमेज दिखाया, यह जो है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का लोगो है, यूरोपियन यूनियन। फिर आते हैं, जैसे कि अपने यूनाइटेड नेशन में पढ़ा, 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन थी। कई ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मिलके यूनाइटेड नेशन बनाती हैं, लेकिन जो उसमें से प्रिंसिपल मतलब हेड, मतलब कि वह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबको मतलब अपने अंडर में रखती हैं, वैसी ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन में 7 है, यूरोपियन यूनियन में 7 है। 7 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन की। कौन कौन सी हैं? द यूरोपियन पार्लियामेंट, जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि जो है 2009 में जो है वह ट्रीटी ऑफ लिस्बन में यूरोपियन यूनियन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो फिर पार्लियामेंट की भी जरूरत पड़ेगी, पार्लियामेंट की भी जरूरत पड़ेगी। सो उस समय तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है द यूरोपियन पार्लियामेंट, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके नाम और हेडक्वार्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो यूरोपियन यूनियन पहली प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन पार्लियामेंट, उसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है, स्ट्रेसबर्ग में। द पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ 705 मेंबर्स एंड 8 पॉलिटिकल ग्रुप्स। 705 मेंबर से मिलकर ये पार्लियामेंट बनाया गया है और 8 पॉलिटिकल ग्रुप है। और 5 साल के लिए वहां पे भी इलेक्शन होता है, जो जीतता है वो 5 साल के लिए रहता है, जैसे कि इंडिया में। ठीक है, फिर आगे है, फिर है सेकेंड प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है द यूरोपियन काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर जो है ब्रसेल्स में है, ब्रसेल्स में है। ये कहाँ है? बेल्जियम में, बेल्जियम में है ब्रसेल्स, वहां पे है द यूरोपियन काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रसेल्स में। फिर है थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर भी ब्रसेल्स में है। द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसका भी हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है। फिर आते हैं यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन, इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रसेल्स में ही इसका भी है हेडक्वार्टर। फिर आते हैं द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, मैंने यूनाइटेड नेशन में बताया था एक ऑर्गेनाइजेशन थी करके, कोर्ट ऑफ, मैंने आपको बताया था कि कौन सी थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थी। इसका काम क्या होता होगा आप लोग जान ही रहे होंगे कि मतलब जो लफड़े, चाहे जो कह लिया जाए कि बुरा बर्ताव चाहे कोई देश करता है, तो देखने के लिए, लॉ मेंटेन करने के लिए, पहली बात, सीधी सीधी बात, लॉ मेंटेन करने के लिए इसकी स्थापना की जाती होगी। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन। और यूनाइटेड नेशन में क्या था, ये कमेंट करके बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन में क्या था कोर्ट का नाम। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लग्जमबर्ग में। फिर आते हैं अगले जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जैसे कि यूनाइटेड नेशन में भी एक बैंक था, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन था, और इसमें जो है प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो जर्मनी में, जिसका हेडक्वार्टर जो है जर्मनी में है। फिर आते हैं अगले प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी लग्जमबर्ग में है। सो ये हमारी हो गई 7 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनाइटेड यूनियन यूरोपियन यूनियन में है। आगे है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूरोपियन यूनियन के ऊपर हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसे यूनाइटेड नेशन में भी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी कि इतने ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी इसमें। यूनाइटेड नेशन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, और यूरोपियन यूनियन में है 24 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूरोपियन यूनियन में। तो पहला पॉइंट है देयर आर 24 ऑफिशियल लैंग्वेज इन यूरोपियन यूनियन, ये मैंने आपको बता ही दिया, 24 ऑफिशियल लैंग्वेज है यूरोपियन यूनियन में। फिर आते हैं ऑफिशियल करेंसी, यूरो है ऑफिशियल करेंसी, जिसका सिंबल है ये, जानते होंगे।
ये ऑफिशियल करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, लेकिन इसके छोड़ के कई भी करेंसीज हैं, लेकिन ऑफिशियल करेंसी जो है यूरो ही है। फिर है एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बेसिस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर के बेस पे। इन 2020 2020 में इंग्लैंड जो है वह यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये इस समय के 2020 का ही एक घटना है कि इंग्लैंड ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। तो ये हो जाता है आपका करंट अफेयर के बेसिस में, मतलब करंट अफेयर को ध्यान में रखकर यह क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और यूरोपियन यूनियन का भी, यूरोपियन यूनियन से छोड़ रहा है तो ये यूरोपियन यूनियन का क्वेश्चन बन सकता है। सो ये हो गया आज का हमारा यूरोपियन यूनियन कंप्लीट। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जो जो फ्रेंड्स जेएनयू 2021 के बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून विथ अस। हम जल्द से जल्द आपका, अब कुछ कंट्रीज बची हैं केवल, उस कंट्रीज को कंप्लीट कराने के बाद मैं हिस्ट्री की क्लासेस लेके आऊंगा। हिस्ट्री की क्लासेस के बाद हिस्ट्री की क्लासेस लेके आऊंगा। इंग्लिश की क्लासेस अब कुछ दिन में शुरू होने वाली है। रोज 10 वर्ड आपको मिलेंगे, रोज 10 वर्ड। सो ये हो जाएगा आसानी से। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मैं जल्दी जल्द जल्द वीडियो लेके आ रहा हूँ जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 2021 के लिए। सो प्लीज लाइक माय वीडियो, share my video and subscribe my channel. Thank you friends.